विधि शास्त्रियों की रचनाओं का महत्व संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ग्रे ने पॉकेट हमाना के मामले में बताया है। न्यायाधीश ग्रे के अनुसार यदि किसी मामले में कोई संधि नहीं है, न ही किसी कार्यपालिका, विधायिनी या न्यायालय का निर्णय है, तो न्यायालय सभ्य राष्ट्रों की प्रथाओं तथा भाष्यकारों एवं विधि शास्त्रियों की रचनाओं का सहारा ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का अगला जो मुख्य एक स्रोत है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय, डिसीजंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता पहुंचाते हैं, अतः वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। स्टॉर्क के मत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का विकास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के प्रस्ताव आंतरिक कार्यों के लिए जो सिद्धांत तथा नियम प्रतिपादित करते हैं, वह संबंधित संस्थाओं के सदस्यों पर बंधनकारी होता है। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग अपने संविधान संबंधी सलेख के विभिन्न प्रावधानों का भी निर्वचन कर सकते हैं, जिनकी प्रकृति बंधनकारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के अध्याय में एक प्रसिद्ध उक्ति आती है, एक्स एको इट बोनो। ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(1) के स्रोतों का उल्लेख करने के पश्चात 38 का क्लॉज 2 में ये प्रावधान रखा गया है कि यदि राज्य पक्षकार अपनी सम्मति दे देते हैं तो न्यायालय उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त एक्स इको एट बोनो के आधार पर निर्णय दे सकता है। अर्थात इस प्रावधान के अनुसार न्यायालय के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह मामले को विधि के अनुसार ही निपटाए। तो ये जो प्रमुख स्रोत हैं, इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ गौण स्रोत भी हैं, जिसमें नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य। राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार सौजन्य के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अर्थात जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सौजन्य पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है, तो दूसरे राष्ट्रों को भी वैसा ही करना पड़ता है। ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य या अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता पहुंचाई है, अतः वो इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक गौण स्रोत मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो दूसरा गौण स्रोत है, वो है राष्ट्रों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार आदि। आधुनिक युग में करीब करीब सभी सभ्य राष्ट्रों ने आपस में राजनीतिक संबंध बनाए हैं तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आपस में पत्र व्यवहार करते रहते हैं। इन पत्रों को प्रकाशित भी किया जाता है। इन पत्रों का अध्ययन करने में बहुधा कुछ सिद्धांतों का पता लगता है जो कि राज्य पारस्परिक संबंध में अपनाते हैं। इन संबंध में प्रसिद्ध विधि शास्त्री लॉरेंस ने लिखा है कि बहुधा विधि के गंभीर तथा जटिल प्रश्न राज्य पत्रों के अध्ययन से निपट जाते हैं। तीसरा जो गौण स्रोत है वो है राज्यों के द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित अनुदेश, स्टेट्स इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस ऑफ देयर ऑफिसर्स। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार के विधि सलाहकार कठिन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को विभिन्न विषयों पर परामर्श देते हैं, जिससे कठिन तथा विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान में सहायता मिलती है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक स्रोत का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो चौथा गौण स्रोत है वो है तर्क, रीज़न। तर्क का हर युग में एक विशिष्ट स्थान रहा है। आधुनिक युग में भी तर्क का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधी मामलों में भी तर्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जब अंतर्राष्ट्रीय विधि के मामले में कोई स्वीकृत तथा सर्वमान्य नियम नहीं मिलते हैं, तो उस दशा में तर्क के द्वारा ही मामले को निपटाया जाता है। तर्क से यहाँ तात्पर्य उस न्यायिक तर्क से है जिसके द्वारा नई परिस्थिति का सामना करने तथा ऐसे सिद्धांतों की खोज की जाती है जिन्हें सर्वत्र विधिशास्त्री वैध मानते हैं। जब किसी प्रश्न के समस्या के हल के लिए कोई संधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई सामान्य नियम नहीं होता, तो न्यायालय न्यायिक तर्क का प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधि शास्त्री का कर्तव्य होता है कि सामान्य सिद्धांतों के आधार पर तर्क के प्रयोग के द्वारा विवाद या संघर्ष का समाधान करें। पॉलक ने उचित लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय, साम्य, सुविधा तथा वस्तु के तर्क पर आधारित है, जो दीर्घकाल के चलन द्वारा अनुमोदित होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का अगला जो गौण स्रोत है साम्य तथा न्याय।
बार्सिलोना ट्रैक्शनवाद में न्यायाधीश जेराल्ड ने कहा, ये मत प्रकट किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में साम्य तथा न्याय के नियमों तथा सिद्धांतों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इन नियमों तथा सिद्धांतों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। साम्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी विधि, न्याय प्रशासन, न्यायिक तथा गैर न्यायिक झगड़ों का निस्तारण, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना तथा कार्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए और ये एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में उभर कर आया। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख और गौण स्रोत यही हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के प्रयोग का क्रम क्या होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को किस क्रम में प्रयोग किया जाए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में क्रम दिया है। उस क्रम के अनुसार सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, फोर्थ है न्यायालयों के निर्णय तथा विधि शास्त्रियों तथा टीकाकारों के मत। विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए गौण साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उपयुक्त क्रम को ही मानता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे पहले ये देखता है कि संबंधित विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि है या नहीं। यह संधि होती है तो न्यायालय का निर्णय उसी पर आधारित होता है। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं होती तो न्यायालय उस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को लागू करता है। यदि उस संबंधित विषय पर कोई निश्चित तथा सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रथा भी नहीं है तो न्यायालय उस विषय पर सभ्य राज्यों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियमों के द्वारा मामले पर अपना निर्णय देता है। यदि उपरोक्त तीनों स्रोत अनुपस्थित होते हैं तो न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा विधि शास्त्रियों की जो टीका टिप्पणी होती है उनको भी गौण साधन मानता है और उनके द्वारा संबंधित विषय पर विधि के नियमों को निर्धारित करता है। अब अगर किसी वाद में किसी मसले पर एक से अधिक स्रोत हैं तो उससे संबंधित नियम क्या होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि कोई नियम प्रतिपादित करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा भी है तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा प्रतिपादित नियम अधिक मान्य होगा, क्योंकि स्रोतों के क्रम में यह स्रोत प्रथम आता है, यही नियम दूसरे स्रोतों के संबंध में लागू होता है। अनुच्छेद 38 की शब्दावली या भाषा से ऐसा ही प्रकट होता है, परंतु लेखकों व न्यायालय का मत इसके विपरीत है। किंतु अब यह उल्लेखनीय है कि यदि संविधि के अनुच्छेद 38(2) के अनुसार राज्य के पक्षकार अपनी सहमति दे देते हैं कि न्यायालय एक्स इको इट बोनो के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है तो न्यायालय अनुच्छेद 38(1) में वर्णित स्रोतों के क्रम को मानने को बाध्य नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हमने देखे। स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, सारवान प्रमुख स्रोत और गौण स्रोत। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि एक निरंतर विकसित होने वाली एक विधि है जो वर्तमान में बहुत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जिसकी ज़रूरत है हमें, और अंतर्राष्ट्रीय विधि एक प्रभावशाली तौर पर काम कर रही है।